संघर्षों का जो राह चलता है, इतिहास वही बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूरज बनकर वही निकलता है। तो चलिए, आज की क्लास में आप सभी को मोस्ट वेलकम है। तो आज की क्लास में हम लोग जानेंगे अभिप्रेरणा तथा शिक्षण के संबंध है। अभिप्रेरणा और शिक्षण में क्या संबंध है, इसके बारे में जानेंगे। शिक्षण में अभिप्रेरणा का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। अभिप्रेरणा तथा शिक्षण का संबंध, यानी अभिप्रेरणा और शिक्षण का क्या संबंध आपस में है, उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, यानी रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड मोटिवेशन। अभिप्रेरणा तथा शिक्षण में घनिष्ठ संबंध है। अभिप्रेरणा और जो शिक्षण है उसमें क्या है, तो एक घनिष्ठ संबंध है। अभिप्रेरणा तथा शिक्षण के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों के आधार पर स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहला हो गया आपका, बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। बालकों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। शिक्षक की सफलता सीखने को अभिप्रेरणा करने की योग्यता पर बहुत कुछ निर्भर रहती है। आधुनिक शिक्षा में अभिप्रेरणा शिक्षण का क्या है, तो एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। यदि बालक में किसी पाठ को सीखने की प्रेरणा नहीं है, कोई बालक है मान लीजिए जिसमें किसी पाठ को सीखने की उसमें प्रेरणा नहीं है, इच्छा नहीं है, तो उसे पढ़ाना शिक्षक के लिए क्या हो जाता है, तो बिल्कुल निष्फल हो जाता है। यानी एक कान से सुनो, एक कान से क्या चित उड़ाते चल जाता है, निकालते चल जाता है। यानी अभिप्रेरणा सामान्यतः आंतरिक प्रेरकों, चालकों, रुचियों तथा व्यक्तित्व आवश्यकता पर निर्भर होती है। बालक किसी प्रकार की इच्छा का अनुभव करता है जिसकी पूर्ति के लिए उसे क्रियाशील होना पड़ता है। जैसे ही वह क्रियाशीलता की आवश्यकता का अनुभव करता है, जो बालक है वह जैसे ही क्रियाशीलता की आवश्यकता का अनुभव करता है, अभिप्रेरणा की उत्पत्ति हो जाती है। यानी उसमें एक जागृत जाग जाती है, यानी एक मोटिवेशन अंदर से उत्पन्न होती है। शिक्षक को ध्यान पूर्वक अध्ययन, निरीक्षण, एक विभिन्न प्रकार के प्रेरक पुस्तक तथा करके सीखने की विभिन्न स्थितियों में बालकों को प्रेरित करने का क्या करना चाहिए, तो प्रयत्न करना चाहिए। उत्सुकता एक महत्वपूर्ण उत्तेजना है जो पाठों के प्रति प्रेरणा उत्पन्न करती है। अतः शिक्षक को उत्सुकता उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए, यानी उसे उत्सुक बनाने के लिए कुछ नया नया उपाय उसे ढूंढना चाहिए एक शिक्षक को। उसके बाद रुचियों का ज्ञान होना भी आवश्यक है। नॉलेज ऑफ इंटरेस्ट, कि बच्चों का क्या चीज में इंटरेस्ट है, उसके बाद ही उसे नॉलेज आप लोग दे पाइएगा। तो शिक्षक को बालकों को रुचि का ज्ञान होना चाहिए। कुछ पदार्थों, व्यक्तियों और क्रियाओं को से बालक को आनंद मिलता है, जबकि कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ, व्यक्ति और क्रियाएं ऐसी होती है जिनसे उसे किसी प्रकार का आनंद नहीं मिलता है। यदि बालक को जब आनंद की प्राप्ति जब नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि बालक उस क्रिया या पदार्थ में क्या करता है, तो रुचि, इंटरेस्ट नहीं रखता है। बालकों की कुछ रुचियां जन्मजात और कुछ क्या होती है, तो कुछ अर्जित किया हुआ होता है। शिक्षक को इन्हीं रुचियों का ज्ञान प्राप्त करके तद अनुसार अपने शिक्षण की योजना बनाने चाहिए कि बच्चे किस चैप्टर या फिर किस टॉपिक पर इंटरेस्ट रख रहे हैं। रुचि और अवधान में घनिष्ठ संबंध है, इसलिए किसी पाठ को पढ़ाते समय बालक के अवधान को पाठ में केंद्रित करने के लिए शिक्षक को उसमें शिक्षार्थी की रुचि उत्पन्न करनी चाहिए। रुचि और विषय में घनिष्ठ संबंध है। रुचि और जो सब्जेक्ट है उसमें भी घनिष्ठ संबंध है, इसलिए विषय की स्थापना के लिए बालकों की रुचियों पर ध्यान देना पड़ता है कि बालक कैसा पसंद करता है। बालकों की कुछ रुचियां शिक्षक के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ और उपयोगी न होने की संभावना रहती है। शिक्षक शिक्षार्थी की रुचियों में सुधार करने तथा नवीन रुचियां उत्पन्न करने के लिए क्या है, तो स्वतंत्र है। उसके बाद है क्रियाशील के सिद्धांत का उपयोग। शिक्षक के द्वारा बालकों को आत्म प्रकाशन का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। यदि शिक्षण में क्रियाशीलता के सिद्धांत का प्रयोग किया जाए तो बालक अच्छे ढंग से आत्म प्रकाशन कर सकते हैं। बालक करने के द्वारा सीखते हैं, यानी बालक है जो करके सीखते हैं। करके सीखना सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। करके सीखना सीखने का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। शिक्षण में इससे मिलता जुलता सिद्धांत क्रियाशीलता का सिद्धांत है। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक है क्योंकि यह बालक की प्रकृति पर आधारित रहता है, अर्थात बालक स्वभाव से ही क्रियाशील होता है।
यदि वह कक्षा में एक निष्क्रिय श्रोता बनाया जाता है तो वह सीख नहीं सकता है। फ्रोवेल ने इस सिद्धांत पर बल दिया है और वास्तव में छोटे बालकों को पढ़ाने में इस सिद्धांत का उपयोग करने वाला सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो फ्रोवेल ही थे। सीखने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग शिक्षण की अनेक श्रेष्ठ विधियों का आधार है, जो कि आधुनिक विधियां आज की कहलाती है, जैसे ह्यूरिस्टिक प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली हो गया, किंडरगार्टन और मॉन्टेसरी प्रणालियां हो गया, डाउनटर प्रणाली हो गया, वर्धा शिक्षा योजना आदि। ये सब है जो आज की आधुनिक यानी मॉडर्न सिस्टम है। उसके बाद है शिक्षण में ही प्रेरणा का महत्व, यानी इंपोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। शिक्षण में अभिप्रेरणा का महत्व निम्न बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट है जो किया जा सकता है, जिसमें निम्न बिंदु है जो आपका पहला हो जाएगा मान्यताओं का विकास। शिक्षा का उद्देश्य ऐसी मान्यताओं का विकास करना है वह अच्छा नागरिक बन सके, जिनसे वह अच्छा नागरिक बन सके। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अनिश्चित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण कार्य किया जाता है। प्रेरणा के द्वारा बच्चों में अनुशासन की भावना विकसित की जाती है, चरित्र तथा व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। उसके बाद रुचि एवं अभियोक्ता का विकास, रुचि एवं हो जाएगा अभियोक्ता का विकास। प्रेरणा से बालकों में किसी कार्य या ज्ञान के प्रति रुचि एवं अभियोक्ता का विकास होता है। यदि बालकों में किसी कार्य को करने की प्रेरणा नहीं होती है तो वह क्रिया सीखी नहीं जा सकती। यदि बच्चों की पाठ्य सामग्री में रुचि नहीं है तो वह ज्ञान अधिक समय तक नहीं टिक सकता। उसके द्वारा उच्चतम मानसिक विकास संभव है जो नहीं है। उसके बाद है मार्गदर्शन यानी गाइडेंस। तो आजकल विद्यालयों की सबसे प्रमुख समस्या यही है कि छात्र विद्यालयों के कार्यों में रुचि नहीं लेते। प्रेरणा के द्वारा छात्रों को उचित मार्गदर्शन नहीं दिया जा सकता है, यानी अधिगम। उसके बाद है आपका फोर्थ नंबर अधिगम का आधार, लर्निंग बेस, यानी प्रेरणा अधिगम का आधार है। क्या है? तो मोटिवेशन है जो लर्निंग का क्या है? तो एक बेस है। यह व्यक्तित्व के कई पहलुओं से संबंधित है। अध्यापक को चाहिए कि वह ऋणात्मक अभिप्रेरणा जैसे शारीरिक दंड, अंक काट लेना, बालक को कक्षा में अपमान करना आदि न करे। प्रेरणा कभी कभी हानिप्रद भी हो सकती है, इसलिए ये सब जैसे है कि दंड देना, नंबर काट लेना है, बालकों को कक्षा में अपमान करना है खड़ा करके, तो ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अभिप्रेरणा कभी कभी क्या होती है तो हानिप्रद भी हो जाती है। जब बालक किसी एक प्रोत्साहन के लिए कार्य करते हैं तो उससे अधिगम का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। अतः प्रेरणा अधिगम का महत्वपूर्ण है जो आधार है। यानी जब बालक किसी एक प्रोत्साहन कुछ चाहने के लिए यह जो अगर जो कार्य करता है तो ये मोटिवेशन का आधार नहीं हो सकता है। उसके बाद अधिगम की इच्छा। आत्म अभिप्रेरणा से बालकों में किसी कार्य को करने की इच्छा बलवती हो जाती है। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों की समस्या की जानकारी कराए, श्रम निष्ठा का महत्व बताए, प्रगति के मूल्यांकन की विश्वसनीय तथा वैध विधि अपनाए, छात्रों का आत्मविश्वास जागृत करे, प्रत्येक शिष्य को ऐसा लगे कि उसी ने विशेष प्रगति की है। उसका आपका छठा हो जाएगा आवश्यकताओं की पूर्ति, फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों की शारीरिक, मानसिक, व्यक्तित्व तथा सामाजिक आवश्यकताओं का ध्यान रखकर शिक्षण आरंभ करे। इस बात का ध्यान रखा जाए कि बालक जिस भी पाठ को पढ़े उसे वो अपने ऊपर थोपा न समझे। उसके बाद आपका है प्रशंसा तथा भर्त्सना। शिक्षण में प्रशंसा तथा भर्त्सना का भी अपना महत्व है। अध्यापक को चाहिए कि वह अभिप्रेरणा के रूप में प्रशंसा तथा भर्त्सना का भी उपयोग करे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रहनी चाहिए कि वह प्रशंसा या निंदा का बिना विचार प्रयोग करने की अपेक्षा सफलता के लिए प्रशंसा का तथा असफलता के लिए निंदा का उचित प्रयोग करना अधिक प्रभावशाली नहीं होता है। इसलिए ये जो प्रशंसा है या फिर भर्त्सना का मतलब होता है निंदा, ये सब है जो कम ही यूज करे, ज्यादा इसे यूज नहीं करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।